ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। केंद्र सरकार ने पटना के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की भूमिका की भी होगी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। और केंद्र सरकार ने कहा, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। वे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज शाम संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई दी जाएगी। कल श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्र के नाम विदाई संदेश देंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात नई दिल्ली में श्री कोविंद के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया। यह रात्रि भोज अपने आप में अनूठा था, क्योंकि इसमें विशिष्ट व्यक्तियों की भीड़ मात्र नहीं थी, बल्कि देश के सभी हिस्सों से आए लोगों ने भाग लिया। इसमें अनेक पद्म पुरस्कार विजेता और जनजातीय नेता उपस्थित थे। पटना के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की भूमिका की भी जांच की जाएगी। फुलवारीशरीफ थाने में आतंकी गतिविधियों से जुड़ी 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पहला मामला पीएफआई के मिशन 2047 और दूसरा गजवा-ए-हिंद व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है। दोनों ही मामलों में अब तक 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एटीएस और एसआईटी की टीम ने मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पटना, नालंदा, अररिया, किशनगंज और मधुबनी समेत 10 जिलों में छापेमारी की है। पटना के फुलवारीशरीफ और एग्जीबिशन रोड में छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों की भावनाएं और मजबूत होंगी। श्री मोदी ने ट्विटर पर इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को साझा किया। इसमें तिरंगे से जुड़ी समिति का विवरण और पंडित नेहरू द्वारा पहले तिरंगे को फहराए जाने की जानकारी शामिल है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों को भी याद किया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में झंडा फहराने का स्वप्न देखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि अब तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन के दौरान 259 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी गई। श्री वैष्णव ने कहा कि 14 से 30 जून की अवधि में रेलगाड़ियां रद्द होने की वजह से 103 करोड़ रुपए रिफंड किए गए। प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 के बीच 7,10,000 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय विजेताओं को सम्मानित किया। बिहार से संयुक्त रूप से विजेता बने सहरसा के मोहित रंजन और आशीष रंजन को सम्मानित किया गया। दोनों को 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। महिला
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in पर 31 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अगले वर्ष 8 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। इसमें महिला सशक्तीकरण और कमजोर तथा अधिकारहीन महिलाओं के लिए काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड, अन्य विवरण और दिशा निर्देश महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट रविवार तक बंद रहेगी। डाटा सेंटर के रखरखाव के चलते कल रात 9 बजे से वेबसाइट बंद है। इस दौरान स्टेट डाटा सेंटर से संचालित सभी सेवाएं भी बंद रहेंगी। विभागों और जिला कार्यालयों की ओर से किए जाने वाले ऑनलाइन काम भी नहीं हो सकेंगे। राशि का ऑनलाइन लेन देन जैसे कार्य भी नहीं हो पाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम या सोमवार की सुबह वेबसाइट चालू कर दी जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 345 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पटना से 129 नए मामले सामने आए हैं। नालंदा और सुपौल से 18-18, सहरसा से 15, जहानाबाद से 12 तथा भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया और रोहतास से 11-11 मामलों की पुष्टि हुई है। अरवल, बक्सर, पूर्वी चंपारण, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों से भी कोविड के मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोविड से 2 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 12,277 हो गई है। कल 417 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 98.27% है। वर्तमान में 2,253 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक 14 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6 करोड़ 34 लाख 42 हजार लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 60 लाख 3 हजार लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 2 अरब 1 करोड़ 68 लाख को पार कर गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की एक निजी कंपनी ने देश में पहला रेडियो प्रसारण बम्बई केंद्र से किया था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1927 से रेडियो प्रसारण भारत के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी जन जन को सूचना पहुंचाने, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। प्रसारण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उनके राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना तथा प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र हिस्सा लेंगे। गया जिले के भदवर थाना क्षेत्र से एसटीएफ, एसएसबी और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, 183 कारतूस, 3 मैगजीन और 1 डेटोनेटर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली रंजीत और अनिल मांडर की कई मामलों में तलाश थी। इधर जमुई जिले के खैरा जंगल से पुलिस ने इनामी नक्सली दंपति पिंटू राणा और करुणा को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के परीक्षा में प्रदेश के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस साल 10वीं में बिहार के 98.2% और 12वीं में 90.4
4% विद्यार्थी सफल हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक छात्र सफल हुए हैं। छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 25 जुलाई को नगर निगम, 26 को नगर परिषद और नगर पंचायत तथा 27 जुलाई को जिला परिषद की नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों का विषयवार मेधाक्रम के अनुसार अनुमोदित आरक्षण रोस्टर बिंदु के आधार पर अंतिम रूप से चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। चयन सूची के अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करते हुए 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को कल दिल्ली एम्स से छुट्टी दे दी गई। वे पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। सीढ़ी से गिरने के कारण कंधे की हड्डी टूटने और कमर में चोट के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि पड़ोसी राज्य झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवातीय परिसंचरण का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके चलते राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य के कुछ स्थानों एवं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। किशनगंज जिले के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी चेतावनी है। पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी के मामले में दोषी अली अख्तर अंसारी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पूर्वी चंपारण जिले के सिंघाड़िया गांव का रहने वाला है और उसे 25 लाख रुपए मूल्य के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हथियार के बल पर 13 लाख रुपए लूट लिए। मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के परसाही गांव निवासी 3 मजदूरों की बेंगलुरु में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर सो रहे थे, तभी उन पर घर की दीवार गिर गई, जिस कारण ये हादसा हुआ। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, फुलवारी मॉड्यूल की जांच एनआईए करेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल की 2 मंत्रियों के ठिकानों पर ईडी की छापामारी, 20 करोड़ रुपए बरामद। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, सरकारी भवनों पर शीघ्र लगाएं तड़ित चालक। दैनिक भास्कर ने बीपीएससी पेपर लीक मामले पर लिखा है, गिरफ्तार डीएसपी रंजीत रजक के भाई और एक महिला अधिकारी से ईओयू ने की पूछताछ, नई जानकारी मिली। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परिणामों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। केंद्र सरकार ने पटना के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की भूमिका की भी होगी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। और केंद्र सरकार ने कहा, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।